सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। एक लगारी सब पे भारी में खुश आमदीद। मैं हूँ महविश तबस्सुम और प्रोग्राम में हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं बोल न्यूज़ के एडिटर इन चीफ नज़ीर लगारी साहब। अस्सलामुअलैकुम लगारी साहब। नाज़रीन, बजट में टैक्सों के निफाज के खिलाफ मुल्क भर में ताजिर बरादरी आज एहतजाज कर रही है, लेकिन ताजरों का जो एहतजाज है वो भी धड़ेबंदी का शिकार हो गया है। एक इत्तेहाद ऐसा है, एक धड़ा ऐसा है जो ये कहता है कि चूंकि जब पिछले हफ्ते मुलाकात हुई थी गवर्नर सिंध से तो उनके 11 में से 10 मुतालिबात मान लिए गए, इसलिए आज के एहतजाज का वो हिस्सा नहीं बनेंगे। लेकिन दूसरा एक धड़ा ऐसा है जो कहते हैं कि जब तक हमारे सारे मुतालिबात माने नहीं जाते हम तब तक हड़ताल जारी रखेंगे। हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि ज़बरदस्ती किसी को भी कारोबार बंद करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती, लेकिन आज ताजिर बरादरी हड़ताल पर है और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कारोबार भी जुज़वी तौर पर बंद है। इस हवाले से ताजरों की हड़ताल के हवाले से मुल्क के एक मारूफ एंकर क्या सवाल उठा रहे हैं, उस हवाले से आपको क्लिप दिखाते हैं। ताजिर बरादरी नए टैक्सेस से नाखुश है और उनका कहना है कि हमारे मुतालिबात माने जाएं। लगारी साहब, मुल्क भर में अगर ताजिर हड़ताल करेंगे और कारोबार बंद होगा तो मुल्क में इस्तेहकाम कैसे आएगा? इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी ये है कि बिज़नेस चले, कारोबार हो, यानी मार्केटें खुलें, बाज़ार खुलें, दुकानें खुलें और एक्टिविटी हो। अच्छा। लेकिन एक्टिविटी का स्कोप होगा, अगर ख़रीदार आएंगे तो ही माल बिकेगा ना। अगर ख़रीदार नहीं आएंगे तो माल उनके पास, उनकी जेब में इतने पैसे हैं कि वो जाकर ख़रीदारी के लिए अपने कुछ बचा कर जाएँ और ख़रीदारी करें। अब सूरत हाल ये है कि हर तरफ टैक्सेस की ऐसी भरमार हुई है और इन्होंने पिछले सारे के सारी कमियाँ पूरी करने के लिए एक साथ उन्होंने इतने टैक्सेस के बोझ ला दिए हैं कि ना तो वो जो ख़रीदने वाले हैं उनकी जेब में कुछ मौजूद है कि वो जाकर ख़रीदें, और ना ही बेचने वालों के पास इतनी इस्तात है कि वो चीज़ों को सस्ता करके बेचें। जिस मार्केट से जिस हिसाब से लेकर आते हैं उस हिसाब से ही वो बेचना चाहेंगे और उतना ही प्रॉफिट रख कर बेचना चाहेंगे। बहरहाल एक मुश्किल तकलीफ दह सूरत हाल है। बहरहाल सियासी इस्तेहकाम और मुआशी इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है, लेकिन अब ये है नापैद। देखना ये है कि इस सिलसिले में हुकूमत कितना आगे बढ़ती है और ताजरों की मुश्किलात कितनी कम करती है। बिल्कुल लगारी साहब, अगर हड़ताल की वजह से टैक्सों की वसूली मुतासिर होती है तो हुकूमत ने जो इतने टैक्सेस लगाए हैं तो अपने अहदाफ कैसे पूरे करेगी? नहीं, उसको रिव्यू करना होगा, मेरा ख्याल है। ये तो नहीं कह सकते कि जी जनाब आप बजट वापस लें, ये हम नहीं कह सकते हैं कि आप बजट में लगाए गए तमाम टैक्सेस वापस ले लें, लेकिन आपको ऐसे जो एसेंशियल चीज़ें हैं कम अज़ कम उनके बारे में तो गौर करना होगा कि भाई क्या करें। अब लोग जो हैं, लोग बहरहाल उन्हें ज़िंदा रहना है, बहरहाल उन्हें ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, जो चीज़ें ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हैं, खाने पीने की अशिया तो ज़रूरी है ना, इंसान के पहनने की अशिया तो ज़रूरी है, इंसान को एक छत के नीचे तो रहना ही है ना, एक घर के साथ तो रहना ही है ना, उन्हें एक ज़िंदगी के लिए एक पंखे की और एक बल्ब की ज़रूरत तो बहरहाल रहेगी। अगर ये चीज़ें लोगों की दस्तरस में नहीं होंगी तो लोग कैसे ख़रीद सकेंगे, और फिर नहीं ख़रीदेंगे तो वो टैक्स नहीं देंगे। असल में तो टैक्स शिफ्ट होता है ना, जिन मुल्कों में इनडायरेक्ट टैक्स लगता है वो वापस कंज्यूमर पर शिफ्ट होता है, तो उसकी जेब में पैसे हैं कि वो सारे के सारे बोझ को और टैक्सेस के बोझ को उठा सके। तो टैक्सेस कम होंगे तो हुकूमत की अपनी जो ख़जाना है वो नहीं भर पाएगा। अच्छा लगारी साहब, प्रोग्राम में ये भी बात हो रही थी एहतसाब के अमल की। कहा गया कि ज़ियाउल हक के दौर से एहतसाब शुरू होना चाहिए। आपके ख्याल में एहतसाब का जो अमल है वो ज़ियाउल हक के दौर से शुरू होना चाहिए या पिछले 10 सालों का एहतसाब होना चाहिए? नहीं, मैं तो शमशाम बुखारी साहब की इस बात की पुरजोर हिमायत करूँगा कि कम अज़ कम, अच्छा, वैसे तो उससे पहले होना चाहिए और एक एक चीज़ का हिसाब होना चाहिए। हम नहीं रहेंगे, आप हमेशा ज़िंदा रहें, सलामत रहें। मैं कह रहा हूँ कि शायद हम आगे वो चीज़ें नहीं देखेंगे, लेकिन कोई एक नस्ल ऐसी ज़रूर आएगी जो एक एक चीज़ का हिसाब लेगी और एक एक आने का, एक एक पैसे का, किसी ज़माने में वो आना भी हुआ करता था, और एक एक रुपए का हिसाब लेगी। और वो नस्ल जो है वो उन पिछली नस्लों से भी हिसाब लेगी जिन लोगों ने इस मुल्क के वसाइल को बेदर्दी से लूटा, बेदर्दी से खाया। सिर्फ एक सेगमेंट पॉलिटिशियंस का सेगमेंट नहीं था, और बड़े सेगमेंट्स थे जिन्होंने इस सारे के सारी दौलत में हाथ साफ किए। बिजनेस कम्युनिटी से भी बहुत लोग थे, ताजर कम्युनिटी से बहुत लोग थे, इंडस्ट्रियलिस्ट कम्युनिटी से बहुत से लोग थे, सर्विसेज के लोग थे, ब्यूरोक्रेट्स थे। सब लोगों ने इस मुल्क को अपनी बसात भर लूटा और बड़ी बेरहमी और बेदर्दी से लूटा है। और अगर इसका हिसाब वहाँ से शुरू किया जाए
जहाँ ख़ानदानों को परवान चढ़ाया गया, जहाँ सोसाइटी को डीपोलिटिसाइज करने के लिए ऐसे लाए गए लोग कि जिनको बाद में उनकी परवरिश की जाती रही, जिनके लिए IGI बनाई जाती रही, जिनके लिए इक़्तिदार की राहें हमवार की जाती रहीं, जिनको इक़्तिदार में लाने के लिए तमाम असूल और तमाम कवायद और तमाम कवानीन को पामाल किया गया, कम से कम उनका भी तो हिसाब होना चाहिए। बिल्कुल हिसाब होना चाहिए। नाज़रीन, हादसात मामूल बन गए हैं। पिछली गवर्नमेंट में भी हादसात होते थे और खान साहब की जानिब से कहा जाता था कि जो भी रेलवे का वजीर है उसे ओहदे से हट जाना चाहिए, लेकिन हादसात तो अभी भी उसी तवातर से हो रहे हैं। खान साहब पहले का क्या कहा करते थे और अब वो क्या कर रहे हैं, इस हवाले से आपको क्लिप दिखा दें। और माजी की निस्बत ट्रेन के हादसात में अब तो मजीद इजाफा हुआ है, तो अब इस्तीफ़ा क्यों नहीं दिया जाता? लगारी साहब, वज़ीर आज़म जब हिज़्ब इख्तिलाफ में थे तो वज़ीर रेलवे के इस्तीफ़े का बार बार मुतालबा करते थे, मगर अब रेलवे के हादसात पर वज़ीर आज़म का रद्द-ए-अमल माजी जैसा क्यों नहीं है? मगर अपने अपने मकाम पर कभी तुम नहीं कभी हम नहीं। जब एक आदमी एक मकाम पर होता है तो दूसरा मकाम उसको नज़र नहीं आ रहा होता है। जब एक कुर्सी पर होता है तो उसके सामने वाली कुर्सी की पोजीशन का अंदाज़ा नहीं होता है, तो उस वक्त उन्हें ये लग रहा था कि बड़ा आसान होगा। भाई, ये थर्ड वर्ल्ड है, ये तीसरी दुनिया का पसमानदा तरीन ममालिक में से एक मुल्क है। उस मुल्क में ये सारी सूरत हाल है। मैं कहता हूँ कि अगर उस वक्त आप मतालबा कर रहे थे और मतालबा मनवाना चाहते थे, मॉरल ग्राउंड अगर आप बनाना चाहते थे, तो मॉरल ग्राउंड तो अब भी आप कर सकते हैं। अब तो ऐसा नहीं है। अब आप दूसरी पोजीशन पर खड़े हैं तो दूसरी पोजीशन आपने अख्तियार की है। वो पोजीशन जो उस वक्त अख्तियार की गई थी वो नहीं अख्तियार की गई है। लेकिन लगारी साहब, क्या पाकिस्तान में रेलवे की पटरियाँ अचानक ख़राब हुई? ज़ाहिर अचानक ख़राब नहीं हुई हैं। ये जो है 19वीं सदी में, हम 21वीं सदी में हैं, 19वीं सदी के वस्त से ये पटरियाँ बिछाना शुरू हुई हैं। बल्कि सिखों का एक दौर जब पंजाब में चल रहा था और अभी तक अंग्रेज़ों ने पूरे तौर पर कब्ज़ा नहीं जमाया था, तो उस वक्त से रेलवे का निज़ाम बिछाने का सिलसिला शुरू हुआ था। कंपनी उस वक्त जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का राज अभी शुरू नहीं हुआ था, तो उन्होंने इस पर गौर करना, इस पर प्लानिंग करना शुरू की थी। ये जो रेलवे स्टेशन है लाहौर का, ये गालिबन जंग आज़ादी के दौर में जब वो हुई थी 1857 में, उस वक्त तक ये मेरे ख्याल में तामीर के मराहल तय कर चुका था। इसी तरह से ये जो है आपका कराची से कोटली तक की और कोटली से नवाबशत की जो रेलवे लाइन है वो भी 1950 के आसपास के सालों में उसकी तामीर हुई थी। तो ये रेलवे पटरियाँ उस वक्त से हैं और उस वक्त से यही रेलवे पटड़ी है जिसके ऊपर आप चल रहे हैं। ये लगारी साहब, हम जो बात कर रहे थे ट्रेन हादसात की, माजी में जब हादसात होते थे तो इन वुज़रा का ध्यान पटरियों की तरफ क्यों नहीं जाता था? वो इसको जवाज़ नहीं बनाते थे और वो भी रिज़ाइन नहीं कर दिया करते थे। माजी में भी ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ है कि जनाब ग़ुलाम अहमद बिलोर ने रिज़ाइन कर दिया हो या इन्होंने अपना ख्वाजा साद रफ़ीक ने रिज़ाइन कर दिया हो, इन्होंने भी रिज़ाइन नहीं किया। अब शेख रशीद साहब भी उन्हीं की पैरवी कर रहे हैं और रिज़ाइन नहीं कर रहे हैं, और उन्होंने वो भी वही जवाब दे रहे हैं जो जवाब वो लोग दिया करते थे। पटरियाँ पुरानी हैं, क्या करें, रेलवे का निज़ाम पुराना है। तो इस तरह से चीज़ें चलेंगी तो अब भी वही चीज़ें चल रही हैं जो वो एक बयान लिखा हुआ दे दिया करते थे, ये भी वही दे दिया करते हैं कि जनाब रेलवे पटरियाँ पुरानी हैं, 150 साल से पौने 200 साल से चल रही हैं, अब कैसे चल सकती हैं? ये तो नहीं चल सकती। ठीक है। अच्छा नाज़रीन, ML1 का मामला से ताख़ीर का शिकार है और गुज़िश्ता हुकूमत भी इस पर कुछ नहीं कर सकी थी, और अब PTI की जो गवर्नमेंट है वो भी जब आई थी तो जहां बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस थी, ML1 के हवाले से भी उनसे काफ़ी एक्सपेक्टेशंस थी। इस पर वफाकी वज़ीर रेलवे क्या कहते हैं वो आपको सुनवाते हैं। शेख साहब क्या कह रहे थे वो आपने सुना। लगारी साहब, ML1 अगर 14 साल पहले शुरू कर दिया जाता तो क्या हादसा से बचा जा सकता था? नहीं, पहले तो प्लानिंग के अंदर था ना, प्रोसेस में था। उस वक्त तक तो इन्होंने उसको मुकम्मल नहीं किया था। इनका जो है वो PC1 तो पिछले साल मंजूर हुआ है। अपना वज़ीर रेलवे कह रहे हैं कि वो उन्होंने मंजूर करवाया, जबकि एंकर ने बताया कि वो पिछले साल मई में 2018 में हो चुका था। बहरहाल ये अभी तो ये इन मामलात को तय करना होगा। चले PC1 बन गया, PC2 आएगा, उसके बाद इसकी कंस्ट्रक्शन इसके ठेका दिया जाएगा, फिर उसके बाद उसके शुरू करने का अमल होगा। जो चीज़ें कौमों को करनी होती हैं वो तरजीही बुनियादों पर करते हैं। वो ठीक कह रहे हैं
کہ جناب हाईवेज बन रहे थे तो हाईवेज का भी कोई विजन होगा। अगर हाईवेज का विजन मौजूद था तो रेलवे का विजन क्यों मौजूद नहीं था? ये बात पेश नज़र क्यों नहीं थी माजी की हुकूमतों को? हम जो बात उन्होंने गलत किया है वो तो गलत है। उन्होंने अगर ये कहा कि जनाब हम रेल वो बना दें, बड़ी बड़ी हाईवेज बना दें, मोटरवेज बना दें, और जो है हम वो जंक्शन बढ़ा दें, बड़े बड़े वो सारा वो तो कर रहे थे आप, लेकिन आपने ये नहीं किया कि जनाब इस रेलवे को सिस्टम को ठीक करते हो, रेलवे की पटरियां बिछाते और इसको बिल्कुल न्यायी बना देते, तो आपको ये इस सूरत हाल का जो हादसात की सूरत में हो रही है उसका सामना ना करना पड़ता। सामना बिल्कुल ना करना पड़ता। और ना जाएं कि मुल्क के एक नामवर एंकर ये कह रहे हैं कि इस वक्त अपोजिशन के बहुत से लोग जेलों में हैं और बहुत से लोग जमानतों पर बाहर भी हैं। उनके हवाले से वज़ीर आज़म की जानिब से एक फैसला किया गया है। इस हवाले से वज़ीर आज़म ने अपने खिताब में क्या कहा वो आपको पहले सुनवाते हैं। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। लगारी साहब, क्या मुजरिम अपोजिशन रहनुमाओं की जुबान बंदी होनी चाहिए आपके ख्याल में? कितनी अफसोसनाक इस्तिलाह है। मुजरिम अपोजिशन क्या होती है? क्या मतलब अपोजिशन के कितने अरकान है? 174 अरकान है, क्या मुजरिम है सारे के सारे? नहीं, जो जेल चंद लोगों पर इल्ज़ामात हैं और चंद लोगों पर जिन पर सज़ा हो चुकी वो मुजरिम है, यानी जिनको सज़ा हो चुकी है, और वो सज़ा भी अल्टीमेट जाकर आखिरी अदालत की तरफ से होगी, कन्फर्म तो जाकर होगी। लेकिन बाकी लोग जिन पर इल्ज़ामात हैं वो तो हुकूमत में बैठे हैं, उनके पास भी इल्ज़ामात हैं, जो अपोजिशन में बैठे हैं उन पर भी इल्ज़ामात हैं। जिन पर इल्ज़ामात हैं अगर उनकी ज़ुबानबंदी करनी है तो फिर आप करें, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की वो भी ना बोलें, वो भी कोई बयान जारी ना करें, और वज़ीर दिफा भी कोई बयान जारी ना करें, और वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी उन पर भी इल्ज़ाम है, उनको भी एक तरफ पर करें। वज़ीर आज़म पर ख़ुद वज़ीर आज़म इंक्वायरी भुगता कर आ चुके हैं, वो जाकर होकर आ चुके हैं। तो हमें इस तरह की लैंग्वेज उन्होंने इस्तेमाल की, हमारे मोहतरम एंकर इस्तेमाल कर रहे हैं मुजरिम अपोजिशन, ये नहीं होना चाहिए। इस तरह के इस्तिलाह के इस्तेमाल पर मुझे शदीद इतराज़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है लगारी साहब, यहाँ पर हमें ब्रेक की जाने, और नाज़रीन ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो फिर सियासी मंजरनामे पर एक नज़र डालेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। आपको बताएं कि चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अपोजिशन की अदम एतमाद की करारदाद और हासिल बजिंजो चेयरमैन सेनेट के लिए अपोजिशन के मुतफ़िका उम्मीदवार नामजद किए गए हैं, और हिज़्ब इख्तिलाफ ने मुश्तरका उम्मीदवार सेनेटर हासिल बजिंजो के नाम पर इत्तेफाक कर लिया है। लगारी साहब, बड़ी जमहूरियत की ये तो बातें करते थे कि किसी भी सूरत जमहूरियत को डीरेल नहीं होने देंगे, तो अभी जो चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अपोजिशन एक्टिव हुई है, इससे क्या जमहूरियत को कोई ख़तरा नहीं? क्यों, इससे जमहूरियत को क्या ख़तरा होगा? अगर कोई जमहूरी अमल होता है, अगर किसी के खिलाफ, इवन वज़ीर आज़म के खिलाफ भी अगर तहरीक अदम एतमाद आती है, वो अगर फेल होती है या पास होती है, इससे कतई नज़र, तो इसमें कहाँ गैर जमहूरी अमल है? ये तो पूरा प्रोसेस है ना। अगर किसी के पास अक्सरियत है, टाइम पूरा करने दें, वो तो नहीं, अक्सरियत नहीं है तो भी पूरा करने दें, अगर वहाँ लेजिस्लेशन नहीं हो सकती तब भी पूरा करने दें। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर अपोजिशन के पास अददी अक्सरियत है और वो चेयरमैन सेनेट किसी और को बनाना चाहते हैं तो उनका राइट है। वैसे बज़ाते खुद मैं नहीं चाहता हूँ कि सादिक संजरानी साहब जो हैं वो चेयरमैन सेनेट ना रहें, लेकिन अगर अपोजिशन के पास मतलूबा अक्सरियत है और वो हासिल बजिंजो साहब को लाना चाहती है और तो उनका अपना राइट है। इसमें जमहूरियत के डीरेल होने या पटड़ी पर चढ़ने या पटड़ी से उतरने की बात कहाँ से होगी? अच्छा लगारी साहब, लेकिन हुकूमत की जानिब से भी जवाबी वार किया गया है कि डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवी वाला के खिलाफ वो तहरीक अदम एतमाद ले। तो हम तो इसको भी यही कहते हैं कि जमहूरी अमल का हिस्सा है। ये जमहूरी अमल का हिस्सा है कि हुकूमत ने जवाबी कार्रवाई के तौर पर डिप्टी चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी है। अब बात यह है कि अददी अक्सरियत के बारे में हमें तो मालूम है, फिगर्स भी सबके सामने हैं कि कितनी सीटें हैं PMLN के पास, कितनी पीपल्स पार्टी के पास हैं, कितनी अपोजिशन के पास हैं, कितनी हुकूमत के पास हैं। अब पता चलता है कि हार्स ट्रेडिंग कौन करता है, ख़रीदो फरोख्त कौन करता है, मेम्बरान को कैसे कौन तोड़कर किस कैंप में ले जाता है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो इलेक्शन के मौके पर वाज़ेह हो जाएंगी। सही। अच्छा लगारी साहब, टैक्स निफाज के खिलाफ मुल्क भर में ताजरों की हड़ताल जारी है, हमने अपने पहले सेगमेंट में भी डिस्कस किया, लेकिन यहाँ पर मेरा सवाल ये है कि MQM इस सारे मामले में कहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है? कराची के बेशतर बाजार बंद है, तो MQM को बंद करने में क्या उसको बाज़ार खुलवा देने चाहिए? MQM हुकूमत में शामिल है और हुकूमत में शामिल होते हुए उनकी ये जिम्मेदारी थी कि वो हुकूमत के ही स्टैंड को, हुकूमत के ही मौक़िफ़ को लेकर ताजरों के पास जाते।
اور ابھی تک انہوں نے اس قسم میں کوئی کردار ادا نہیں کیا. ایسا لگ رہا ہے کہ ایم کیو ایم کہیں ایم کیو ایم کسی اور ایشو پر وہ ہڑتالیں کیا کرتی تھی. اب وہ ایشو نہیں ہے نا ویسا. ان کو ہڑتال کرنا آتا تھا, ایک زمانے میں آتا تھا, بعد میں تو ان کے ہڑتال کرنے کی وہ استطاعت ہی نہیں رہی, سکت ہی نہیں رہی. اب ایم کیو ایم میں وہ نہیں ہے کہ اشارہ کرے اور شہر بند ہو جائے. ایسا ہوتا تھا کہ 1 2 3 کیا اور شہر کا شہر بند تو وہ شہر ہو جاتا تھا. لیکن اب ایسی صورتحال نہیں ہے ایم کیو ایم کے پاس. ایم کیو ایم ایک تو سیٹیں گنوا چکی ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ پبلک فالوئنگ وہ نہیں رہی ہے. جن چیزوں کی بنیاد پر ایم کیو ایم کے پاس وہ طاقت تھی, وہ طاقت بھی اب نہیں رہی ہے. اس طرح کی طاقت نہیں رہی ہے کہ وہ ایم کیو ایم کو شہر کو بند کروا سکے یا کھلوا سکے. یہ دونوں چیزیں اس کے پاس نہیں ہیں. لیکن لغاری صاحب, تاجر برادری 2 دھڑوں کا شکار کیوں ہے؟ ایک دھڑا وہ ہے جو کہتا ہے مطالبات مان لیے گئے, تو کیا کچھ کے مطالبات مانے گئے ہیں اور کچھ کے نہیں؟ نہیں, میرے خیال میں حکومت نے اپنے اثرات دکھائے ہیں. اس میں اپنا گورنر صاحب نے, عمران اسماعیل صاحب نے اپنا اثر استعمال کیا ہے اور کچھ لوگوں کو وہ آمادہ کر لیا ہے کہ وہ ہڑتال نہ کریں, اور بعض لوگ آمادہ نہیں ہوئے ہیں تو اس وجہ سے. لیکن کاروبار بڑی حد تک تو بند ہے. باہر کئی جگہوں پر کھلی ہوئی ہیں دکانیں بھی اور کاروبار بھی چل رہا ہے, لیکن بڑے بڑے کاروبار اب بھی بند ہیں. اس لیے کہ یہ اس مسئلے کو کسی نہ کسی طریقے سے حل کرنا ہوگا. حکومت نے یہ سارے, اگر اس کا خیال یہ ہے کہ سارے خزانے کو ایک ساتھ بھرنا ہے تو بہرحال یا تو ڈائریکٹ ٹیکسز لگائیں, اور وہ جو غریب آدمی ہے وہ ٹیکس دے رہا ہے اس کا حساب کریں. لوگ فائلر نہیں بنتے ہیں. اگر ہم فائلر بھی ہیں تب بھی اپنا حساب نہیں رکھتے ہیں. بھائی ہم ہر چیز پر ٹیکس دیتے ہیں, کیا ہم سال کے آخر میں وہ سارے ریٹرن جمع کراتے ہیں؟ ریٹرن جمع کرائیں گے تو حکومت کو ہمارے جو ٹیکس ہم سے لے چکی ہے وہ سارا کا سارا واپس کرنا پڑے گا نا. اس لیے کہ حکومت تو ٹیکس لے چکی ہے, ہماری تنخواہوں میں سے کٹ چکا ہے, وہ جا لے چکے ہیں وہ. لیکن اگر وہ اس سے زیادہ ٹیکس سے زیادہ انہوں نے کچھ کر لیا ہے تو وہ پھر ہمیں واپس کرنا ہوگا. تو ایسا تو نہیں ہوتا ہے. بہرحال ڈائریکٹ ٹیکس سے چیزوں سے پتہ چلے گا جا کر کہ جناب کتنا لوگوں پر ٹیکس لگایا گیا ہے اور کتنا جو ہے گورنمنٹ نے اس کے حساب سے ڈیلیور کیا ہے. تو ابھی تو انڈائریکٹ ٹیکس سے آپ 24 25 30 40 ٹیکس لگا لیتے ہیں, جو الٹیمیٹلی جا کر غریب آدمی میں پڑ جاتا ہے, اور اسی کو ادا کرنا ہوتا ہے, کیونکہ کنزیومر وہ ہے. کنزیومر جہاں بھی بیٹھا ہوگا اس کو الٹیمیٹ ٹیکس اس کو بھرنا ہوگا. صحیح. اچھا لغاری صاحب, مولانا فضل الرحمان کے خلاف بھی تحقیقات کا آغاز ہو گیا ہے. آمدن سے زائد اثاثوں کی تحقیقات ہو رہی ہے, تو اب یہ لگ رہا ہے کہ مولانا صاحب کے گرد بھی شکنجہ تنگ ہونے والا ہے. میرے خیال میں مولانا صاحب اس صورتحال کا مقابلہ کریں گے. مولانا جو ہیں وہ اس دفعہ پہلے بھی کر چکے ہیں, جب کراچی میں انہوں نے بڑے ترش اور بڑے تلخ لہجے میں انہوں نے گفتگو کی تھی, اور وہ پھر بڑے سوالات بھی اٹھائیں گے. بہت سی چیزیں ہوں گی جو مولانا کی طرف سے آئیں گی, اور احتساب کے ادارے کو اپنی کریڈیبلٹی ثابت کرنی ہوگی. جو کویسچن میں ہے کہ وہ یہ احتساب کا ادارہ کر کیا رہا ہے, کیا وہ ایک باعث ادارے کے طور پر کام کر رہا ہے یا واقعی ایک ایسے محتسب ادارے کے طور پر کام کر رہا ہے جو لوگوں کو ڈیلیور کرنا چاہتا ہے, جو اس ملک کو ڈیلیور کرنا چاہتا ہے. اگر وہ اس ملک کو ڈیلیور کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ ظاہر ہو جائے گا, اور 1 2 اور اقدامات سے ظاہر ہوگا. اگر یہ لوگوں کو ڈیلیور نہیں کر پا رہا ہے, اگر واقعی انصاف نہیں کر پا رہا ہے, اگر وہ واقعی ایسی لانڈری نہیں ہے جس میں جن گناہ گاروں کے کپڑے دھل جاتے ہیں ان کو کلین چٹ مل جاتی ہے, اور جن کے کپڑے نہیں دھل پاتے ان کو جا کر جیل بھیج دیا جاتا ہے, تو اس اگر عمل سے نکل کر ہم ٹھیک احتساب کی طرف جائیں گے تو چیزیں ٹھیک بھی ہو سکتی ہیں. صحیح. اچھا لغاری صاحب, وزیر اعظم پاکستان کہتے ہیں کہ سسلین مافیا کی طرح پاکستانی مافیا بھی ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے اور ریاستی اداروں اور عدلیہ پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے. اس سٹیٹمنٹ کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ مافیا کا جب لفظ ہوتا ہے استعمال تو دنیا میں کہیں بھی, اٹلی میں, امریکہ میں, یورپ کے کسی بھی ملک میں, تو مافیا کا مطلب ہوتا ہے کہ جرائم پیشہ افراد کا گروہ سرکاری مشینری کے مکمل تعاون کے ساتھ اچھا جب کوئی واردات کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں مافیا کی واردات. تو ٹھیک ہے جی, سرکاری اداروں کی سرپرستی میں جرائم پیشہ گروہ اگر اپوزیشن میں ہے تو غلط ہے, اور اگر حکومت میں ہے تو غلط ہے. اسی کے جواب میں مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے کہ عمران خان ججز پر دباؤ ڈالنے والے مافیا کا حصہ ہیں. نہیں, مافیا تو میں نے عرض کیا نا کہ مافیا کی کیا تعریف تھی. جب گاڈ فادر لکھی گئی تھی تو اس میں کیا بات تھی, جب جس کا حوالہ آنریبل چیف جسٹس نے دیا تھا
मौजूदा चीफ जस्टिस ने अपने फैसले में तो जिसको गॉड फादर कहा गया था, गॉड फादर क्या करता था? वो तो जुडिशरी को कंट्रोल करता था, लॉ एनफोर्सिंग इदारों को कंट्रोल करता था, पुलिस को कंट्रोल करता था, सबको जो है हिस्सा पत्ती पहुंचाता था, सबको भत्ता देता था, सबको जाग रखता था और उनके जरिए से बाकी वारदातें करता था, मार्केट में अपनी मोनोपोली कायम कर देता था, जराइम करता था, कत्ल और गारतगरी की वारदातें करता था। तो माफिया का काम यही होता है कि इदारों को अपने कंट्रोल में रखो और वारदातें करो, चाहे वो अपोजिशन कहे या चाहे वो गवर्नमेंट कहे, माफिया बहरहाल माफिया होती है। बिल्कुल। अच्छा लगारी साहब, अब उस अफसोसनाक वाक़े का जिक्र करेंगे जो 3 दिन गुजर जाने के बावजूद भी जहन से नहीं जा रहा। बार बार मुरीद अब्बास जो कि हमारा दोस्त था, हमारा कॉलीग, हमारा साथी एंकर, उसका चेहरा बार बार सामने आता है। मुझे सिर्फ ये बता दें कि इस तरह किसी भी इंसान की बेदर्दी से जान लेना किस तरह से ये जस्टिफाइड है? आप कैसे किसी की जान ले सकते हैं? किसी भी जानदार की जान लेना और बिला वजह जान लेना, ये तो कोई वो ही नहीं थी ना, ग्राउंड ही नहीं थी जिस तरह से उसको बेदर्दी से बुलाकर कत्ल किया गया। मतलब कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई झगड़ा नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई वजह नहीं। अब क्लैश ऑफ इंटरेस्ट पैदा हो गया, एक शख्स के दिल में आ गया है कि मैं मसले का हल ये करता हूँ कि मैं इतने लोगों को मार देता हूँ और इससे बाद इस मसले से निकल जाऊँगा। तो ये मुमकिन कैसे है? और फिर ये कि कितने घरों के चिराग बुझा रहा हूँ, कितने कौन लोग होंगे जो ख़वातीन होंगी बेवा हो जाएंगी, कितने बच्चे हैं यतीम हो जाएंगे, कितने माँ बाप की गोदें उजड़ जाएंगी। ये वो लोग ख्याल नहीं करते हैं जब कत्ल का फैसला करते हैं। और जब ये कारोबार कर रहे होते हैं तो उसमें अगर ईमानदारी, ट्रांसपेरेंसी निकल जाती है तो बेईमानी का रास्ता खुल जाता है, तो बेईमानी का रास्ता खुल जाता है तो जराइम का रास्ता खुलता है, जराइम का रास्ता खुलता है तो वारदातों का रास्ता खुलता है, वारदातों का रास्ता खुलता है तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, फिर कत्ल भी होते हैं। ये बड़ा बेरहमाना इक़दाम था, बहुत सफाकाना इक़दाम था और किसी सूरत में भी कोई स्पेस नहीं मिलनी चाहिए उस शख्स को जिसने हमारे बहुत ही अजीज दोस्त को हमसे छीना है। और लगारी साहब, सबसे ज़्यादा अफसोसनाक बात यह है कि वो मुरीद का बहुत अच्छा दोस्त था। तो इंसान एतबार किस पे करे? ये तो दोस्ती से एतबार इंसान का उठ जाए कि आपका एक दोस्त जो आपके साथ बैठा एक प्लेट में खाना खाता है, आपके घर आता है, वही दोस्त आपकी जान ले ले। ये हुआ है, चूँकि हमारे सामने हुआ है, इसलिए दिल माने या ना माने ये वाक़या तो हो चुका है। हमारा दिल नहीं मानता है कि दोस्त को कत्ल कर सकता है, नहीं होना चाहिए। अब आगे के लिए भी हम ये कहते हैं कि यार इंसान को इंसान ही समझो, यार दोस्त को दोस्त ही समझो, यार भाई को भाई ही समझो, रिश्ते को रिश्ता ही समझो, खून को खून ही समझो। चाहे खून किसी का भी हो, चाहे आपका हो, चाहे आपके मुखालिफ का हो, चाहे आपके मुतहरिब का हो, चाहे आपके साथ किसी कंपटीशन में मौजूद फ़र्द का हो, चाहे खेल के मुकाबले में, किसी भी किस्म के ज़िंदगी के मुकाबले में वो आपका दुश्मन नहीं है, वो आपका दोस्त है। अगर दोस्त नहीं भी है तो क्या जो दोस्त नहीं है वो इस काबिल होता है कि उसको कत्ल कर दिया जाए, उसकी जान ले ली जाए, उसके बच्चों को यतीम कर दिया जाए, उसकी बीवी को बेवा कर दिया जाए? क्या इस तरह होता है? ये बात जो है वो दिल कबूल नहीं करता है, ये बात जहन कबूल नहीं करता है। ये अफसोसनाक है, ये बहुत दर्दनाक है, हमारे लिए बहुत तकलीफ दे है। जब ये बात हम सोचते हैं तो जहन माऊफ हो जाता है, सोचने समझने की सलाहियत ऐसे सल्ब हो जाती है। क्या दरिंदगी है, क्या वहशत है कि एक दोस्त को बुलाते हैं, आओ मेरे साथ बैठो बात करो, और फिर आप उसके ऊपर असला निकाल लेते हैं और गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। तो इसका क्या मतलब है? क्या चीज़ है जो इंसान को? मसला ये है कि सोसाइटी अपनी अक़दार से गिर चुकी है। हम अपने आप को नहीं संभाल पा रहे हैं, हम अपनी उस मंजिल पर नहीं हैं जिस मंजिल पर हमें होना चाहिए, या जिस मंजिल पर हम पहले थे शायद उस मंजिल पर नहीं हैं, या जिस मंजिल पर हमें होना चाहिए हम उस मंजिल पर नहीं हैं। हम बहुत हरीस हो गए हैं, हम लालच में आ गए हैं, हम बहुत बुरा सोचते हैं, हम अच्छी चीज़ों को नहीं सोचते हैं, हम अच्छी चीज़ों का ख्याल नहीं करते हैं, हम दुख और सुख के दरमियान का फ़र्क महसूस नहीं करते हैं, हमें दुख नहीं लगता है, हमें सुख नहीं लगता है, हम चैन को चैन नहीं समझते हैं, हम बेचैनी को बेचैनी नहीं समझते हैं। इसीलिए इस तरह की वारदातें होती हैं, इसीलिए इसी तरह का जुल्म होता है। ये जुल्म सरासर जुल्म होता है कि जनाब आप एक शख्स के साथ आप बुलाएं कि बात करते हैं, आप बात करने की बजाय अवसला निकालते हैं और गोली की ज़बान में बात करते हैं। बिल्कुल लगारी साहब, उनकी जो अहलिया है ज़ारा अब्बास, उनका भी स्टेटमेंट आया, वो यही कह रही थी कि पैसे थे ना, पैसे लेकर भाग जाता, कत्ल क्यों किया? मतलब यही बात है ना, यही बात है। मैं ये कहता हूँ कि ये सारे का सारा कारोबार क्यों कर हुआ, चीट कैसे लोगों को किया गया,
یہاں پر جب ایک اس طرح کی چیز ہوتی ہے پھر وہی بات ہے کہ بھئی کون سی مافیا ہے جو ایسے لوگوں کے پیچھے ہوتی ہے؟ کون لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کے لوگوں کے پیچھے ہوتے ہیں، جو لوگوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جناب آ جاؤ اس میں انویسٹ کرو، اس طرح کا پیسہ لگاؤ، یوں ہو جائے گا، وارے نیارے ہو جائیں گے، جنت کے دروازے کھل جائیں گے، کاروبار پھیل جائے گا، بزنس بڑھ جائے گا، پیسے آ جائیں گے۔ یہ سارا کچھ جو ہوتا ہے یہ کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کا کاروبار کرتے ہیں؟ ان لوگوں کو پتہ، ہمارے سارے سوسائٹی کو پتہ نہیں ہے کہ کیا ہوا تھا کوآپریٹو اسکینڈل میں جو پنجاب میں ہوا تھا، کیا ہوا تھا سمت دادا بھائی کا، کیا ہوا تھا ریلائنس والوں کا، کیا ہوا تھا تاج کمپنی والوں کا۔ قرآن مجید چھاپتے تھے اور لوگوں کے ساتھ فراڈ کرتے تھے۔ آپ اس طرح کا، جب جو لوگ اس طرح کا کام کرتے ہوں اور اس طرح کے کام میں لوگوں کو اس طرح سے لوٹتے ہوں، اس نے تو انتہا کر دی۔ سب سے آخر میں باقی لوگ تو بھاگ گئے تھے، اس نے اسلحہ نکالا اور یہ سوچا کہ جن لوگوں کو میں نے دینے کے کہا ہوا ہے ان لوگوں کی جان لے لیتا ہوں، سب کچھ بچا لیتا ہوں۔ اس کے بعد اپنے آپ کو بھی گولی مار لی۔ مطلب بہرحال کسی بھی طرح سے لغاری صاحب دل تسلیم کرتا ہی نہیں ہے، ذہن اس بات کو تسلیم نہیں کرتا کہ ہمارا ساتھی۔ اتنے دن گزر گئے ہیں، یہیں آ کر بیٹھتے تھے، یہیں مرید عباس بیٹھ کر بالکل ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ پروگرام کرتے تھے، ہمارے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتے تھے، ہمارے ساتھ ایسے لگتا ہے کہ جیسے اپنے ہی وجود کا ایک حصہ کھو گیا ہو، ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے ہم کٹ کر رہ گئے ہوں۔ ہمارے دوست کو ہم سے اچھے، ہمارے عزیز کو، ہمارے دوست کو، بھائی کو، بچے کو، بیٹے کو اس طرح سے ہم سے چھین لیا۔ بالکل لغاری صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین پروگرام کا اختتام صرف اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مرید کی تو مغفرت فرمائے، ساتھ ساتھ مرید کی جو بیوی ہے زارا، اس کے لیے یقیناً زندگی اب بہت مشکل ہے، کیونکہ اس نے اپنے شوہر کو جس حالت میں وہاں سے اٹھایا، اس کے لیے ان باتوں کو بھلانا بہت مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ زارا کو، مرید کے ماں باپ کو، اس کے بہن بھائیوں کو ہم صرف یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ انہیں صبر دے۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے گا، اللہ نگہبان۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔